नमस्कार दोस्तों, आज हम आपका जो एग्रीकल्चर का टॉपिक चल रहा था प्रवर्धन प्रोपगेशन, उसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। कल हमने पढ़ा था कि बीज द्वारा जो पौधे तैयार होते हैं उनको किस प्रकार तैयार किया जाता है, उनमें कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। वानस्पतिक प्रवर्धन के द्वारा जो पौधे तैयार किए जाते हैं उन्हें किस किस या कौन कौन सी उसमें विशेषताएं पाई जाती है। तो इसके आगे हम पढ़ते हैं। देखो, कल हमने बीज द्वारा प्रवर्धन क्या पढ़ा था, बीज द्वारा प्रवर्धन, और एक पढ़ा था हमने वानस्पतिक प्रवर्धन। अब इनके बारे में या वानस्पतिक भागों के द्वारा प्रवर्धन, देखो यहाँ पर बीज द्वारा प्रवर्धन और वानस्पतिक भागों के द्वारा प्रवर्धन। तो कल हमने क्या पढ़ी थी, इनकी विशेषताएं पढ़ी थी कि इसमें जो पौधे में विशेषताएं कौन कौन सी पाई जाती है कि ये वानस्पतिक भागों से तैयार होता है जबकि ये बीज के द्वारा तैयार होता है। इसमें वानस्पतिक भागों के द्वारा जो पौधा तैयार किया जाता है उसमें क्या होता है कि मात्र पादप के समान गुण पाए जाते हैं, जबकि इसमें मात्र पादप के समान गुण नहीं पाए जाते हैं। बट लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर बहुगुणता की स्थिति में क्या हुआ था, यहाँ पर कि बहुगुणता की स्थिति में इसमें क्या हुआ था कि पौधा जो पाया जाएगा वो अपने पैतृक के समान पाया जाएगा। कल मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे, उन क्वेश्चनों के बारे में आपने कमेंट नहीं किया अभी तक, तो आप ध्यान से पढ़ें और इसको कमेंट करके बताएं कि आपको आता है कि नहीं आता है। ठीक है, अब देखो आज हम इसकी हानियाँ पढ़ेंगे। देखो, जिसके लाभ होते हैं उसकी हानियाँ भी होती है, हानि होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो बीज द्वारा प्रवर्धन की हानियाँ कौन कौन सी हो सकती है और वानस्पतिक प्रवर्धन के द्वारा हानियाँ कौन कौन सी हो सकती है। इसमें पहली हानि हम देखें तो क्या कह सकते हैं कि इसकी जो कमियां हैं, कमी भी कह सकते हैं कि इसमें पादप या संतति पादप कह सकते हो। कौन सा पादप है? संतति पादप मात्र वृक्ष के समान गुणधर्म वाला नहीं होता है। देखो, संतति जो पादप होता है मात्र वृक्ष के समान गुणधर्मों वाला नहीं होता है, यानी कि मात्र वृक्ष के समान संतति पादप नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसका कारण हमने कल पढ़ा था कि कल हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि लैंगिक प्रवर्धन और अलैंगिक प्रवर्धन। कल हमने इसके बारे में चर्चा की थी कि इसकी आप परिभाषा बताओगे कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं, लैंगिक जनन किसे कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें क्या होता है कि पादप पर क्या पाए जाते हैं, पादप पर पुष्प होता है। पुष्प में नर और मादा जननांग होते हैं। क्या होते हैं? नर और मादा जननांग होते हैं। नर और मादा जननांग यदि बात करें तो नर जननांग होता है वो क्या होता है, आपका पुंकेसर होता है। कौन होता है रे? आपका पुंकेसर। और मादा जो जननांग होता है वो क्या होता है? जायांग होता है। क्या होता है? जायांग। या इसको और बोल सकते हैं स्त्री केसर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्त्री केसर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नर या मेल गैमेटोफाइट्स, फीमेल गैमेटोफाइट्स। ठीक है, तो यहाँ पर पुंकेसर होता है वो नर गैमेटोफाइट्स होता है और फीमेल जो होता है वो क्या होता है? जायांग होता है। या फीमेल गैमेटोफाइट्स होता है वो क्या होता है? जायांग होता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी?
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब पुंकेसर बनता है तो ये भी क्या होता है, एन गुणसूत्र होता है, और ये भी कैसी होती है, कोशिका जो होती है वो कैसी होती है, एन। तो इसके अंदर जब ये दोनों संयुक्त होते हैं तो 2n बनता है। इसलिए इसमें से आधा तो 1/2 तो भाग इसमें से गुण आते हैं और 1/2 भाग इसमें से गुण इसमें समाहित होकर क्या हो जाता है, ये द्विगुणित होते हैं, द्विगुणित बन जाती है कोशिका, और ये क्या बनता है, जायगोट बनता है। क्या बनता है, जायगोट बनता है। ठीक है। अब जायगोट बनकर क्या होता है, आगे भ्रूण का निर्माण करता है, और आगे क्या होता है, ये पूरे एक बीज के रूप में रूपांतरित हो जाता है और पूरा बीज बन जाता है। और बीज के द्वारा जो प्रवर्धन की क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, आपकी लैंगिक जनन कहलाती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, सेक्सुअल प्रोपगेशन कहलाता है, या सेक्सुअल या कह सकते हैं सीड प्रोपगेशन कहलाता है। सीड प्रोपगेशन कहलाता है, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाता है, या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कह सकते हैं इसको। ठीक है। तो इस प्रकार संतति पादप मात्र वृक्ष के समान गुणधर्म वाला नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि जो बीज द्वारा प्रवर्धन होता है वो कौन सा होता है, लैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ ही यहाँ पर क्या होता है कि पादप पर क्या पाया जाता है, पुष्प पाया जाता है, और पुष्प में नर और मादा जनांग पाए जाते हैं, जनांग होते हैं। और इन जनांगों में क्या होता है, जो नर जनांग होता है उसमें पुंकेसर बनता है, और जो मादा जनांग होता है उसमें क्या होता है, आपका स्त्रीकेसर या जायांग होता है। ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और फिर इसमें क्या होते हैं, एन गुणसूत्र इसमें होते हैं, और दोनों मिलकर क्या होते हैं, 2n बनाते हैं। यहाँ पर द्विगुणित गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं, द्विगुणित जायगोट का निर्माण करते हैं। और द्विगुणित जायगोट होता है वो किस में चेंज हो जाता है, आपका भ्रूण में चेंज हो जाता है। और भ्रूण क्या होता है, भ्रूण आगे चलकर किसका निर्माण करता है, बीज, और बीज आगे चलकर क्या करता है, एक नए पौधे को जन्म देता है। तो यहाँ पर समान गुणसूत्र यानी कि मात्र वृक्ष के समान गुणधर्म वाले पौधा होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि ना ही तो नर के समान होगा ना ही मादा के, दोनों का मिक्स रूप होगा, दोनों का क्या रहेगा, मिक्स रूप रहेगा। तो इसके कारण ये मात्र पादप के समान नहीं होता है। जबकि वानस्पतिक प्रवर्धन में क्या होता है कि ये दोनों ही मात्र वृक्ष के समान होता है। क्या होता है, मात्र वृक्ष के समान गुणधर्म वाला होता है। कौन रे, कौन, संतति पादप या संतति पौधा। आया कि नहीं आया समझ में? क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, देखो इसका भी कारण हम लॉजिक के साथ पढ़ेंगे, एक बेसिक क्लियर करते हुए पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। तो जो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आए कि नहीं आई हो तो कमेंट करो कि हाँ यस सर हमें समझ में आई है, और नहीं आई तो कमेंट करो कि हाँ सर हमें समझ में नहीं आई, दोबारा समझाया जाए इसको। ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गई। इसके बाद में हम बात करते हैं वानस्पतिक प्रवर्धन, और मात्र वृक्ष के समान गुणधर्म वाला नहीं होता है, गुणधर्म वाला नहीं होता है। कौन, संतति पादप। संतति पादप मात्र वृक्ष के समान गुणधर्म वाला नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसका कारण जानते हैं। आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके कारणों में। और कारणों में हम चलते हैं तो कारणों में जाने पर हमें पता चलता है कि वानस्पतिक भाग कौन कौन से हो सकते हैं। देखो हम अब पढ़ेंगे अलैंगिक जनन। कौन सा, अलैंगिक जनन। अब देखो अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की परिभाषा होती है कि इसमें बीज के बिना, किसके बिना रे, बीज के बिना या बीज के अलावा पादप के किसी भी भाग से, भाग का मतलब जड़, तना, पत्ती, तीनों में से किसी भी भाग के द्वारा क्या किया जाए, इसके अंदर यदि प्रवर्धन की क्रिया की जाती है तो क्या कहलाता है, अलैंगिक प्रवर्धन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। या फिर हम कह सकते हैं कि पादप के किसी भी कायिक भाग के द्वारा यदि इसमें क्या किया जा रहा है, प्रवर्धन की क्रिया की जा रही है तो वो क्या कहलाता है, वानस्पतिक प्रवर्धन कहलाता है।
तो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, हानि में पढ़ रहे हैं कि संतति पादप मात्र वृक्ष के समान गुणधर्म वाला नहीं होता है, जबकि इसमें समान गुणधर्म वाला इसमें होता है और इसमें नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है इसमें, यह चीज़ पता चल गया आपको, और इसमें होता है इस चीज़ का पता चल गया आपको कि क्यों होता है। ये मात्र वृक्ष के समान गुणधर्म वाला होता है। आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है, अब देखो इसके आगे चलते हैं हम। लैंगिक अलैंगिक जनन की परिभाषा पता चली या नहीं चली? अब देखो इसके अंदर आते हैं। तो वानस्पतिक भाग, जैसे मान लो पत्ती है, तो पत्ती के द्वारा हम क्या करते हैं, इसके अंदर पत्ती के द्वारा नया पादप जैसे पत्थर चट्टा। अब पत्थर चट्टा है, पत्थर चट्टा को बोलते हैं ब्रायोफिलम। क्या बोलते हैं? ब्रायोफिलम। अब ब्रायोफिलम का जो पादप होता है वो क्या होता है कि इसकी पत्ती मांसल होती है। कैसी होती है? मांसल होती है। और मांसल होती है तथा साथ ही साथ इसकी जो पत्ती की संरचना देखें हम, बनाए यहाँ पर पत्ती की संरचना लगभग इस प्रकार की इसकी पत्ती की संरचना होती है। इस प्रकार की इसकी पत्ती की संरचना होती है और यहाँ पर इस प्रकार सिराएं निकली होती है इसकी। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या होता है, इसकी इस प्रकार की पत्तियाँ होती है। अब जो पत्तियाँ होती है, पत्तियों के अंतिम छोर जो सिराएं हैं, ये क्या है आपका जाइलम वाला पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है? जाइलम वाला पार्ट होता है। अब पत्ती की सिरा के जो अंतिम छोर होता है, यहाँ पर कलिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कलिकाएं। और प्रत्येक कलिका क्या करती है? फुटान करके या वर्दी करके क्या करती है? एक नए पादप को जन्म देती है। तो यहाँ से ये पत्ती इस प्रकार से वर्दी करके इस प्रकार से पौधा तैयार कर लेती है। ये कलिका ऐसे तैयार कर लेती है यहाँ पर, ये भी यहाँ पर, और प्रत्येक कलिका क्या करती है? एक नया पादप तैयार करने में सक्षम होती है। जब पत्थर चट्टा जो ब्रायोफिलम है, इसका पौधा जो पत्ती है वो यदि कहीं पर नम मिट्टी में गिर जाती है तो वहाँ पर क्या होता है? ये नया पौधा तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर क्या अर्धसूत्री विभाजन हुआ? क्या अर्धसूत्री विभाजन हुआ क्या? यहाँ पर नहीं हुआ, विभाजन नहीं हुआ यहाँ पर तो केवल क्या हो रहा है, जो कलिका है वो ही फुटान करके क्या कर रही है? वर्दी कर रही है। तो अब आप लोग ये नहीं कह सकते कि इसमें 2n था या n था। क्या था इसमें? केवल गुण जो कोशिका होती है वो द्विगुणित होती है, और द्विगुणित कोशिका होती है, और उसी से क्या होता है? नया पौधा तैयार होता है। तो उसके अंदर कोई भिन्नता उत्पन्न नहीं होती है, वो मात्र पादप के समान गुणधर्मों वाला होता है। यानी कि यदि मात्र वृक्ष क्या कर रहा है? अधिक उत्पादन दे रहा है, तो ये क्या करेगा? ये पौधा भी अधिक उत्पादन देगा। और यदि मात्र वृक्ष से कम उत्पादन दे रहा है तो वो भी क्या करेगा? कम उत्पादन देगा। लेकिन हम जब जो हम बीज द्वारा प्रवर्धन पढ़ रहे हैं उसमें समान गुणधर्म वाले क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि यदि हम कम और अधिक उत्पादन देने वाले दो पौधों के मध्य संकरण करवाते हैं तो जो मीडियम साइज का पौधा बनता है वो मीडियम साइज का उत्पादन देता है। यानी कि ना ही तो कम देगा ना ही ज़्यादा देगा। इसका मतलब क्या हुआ? किसी के गुणधर्म आया क्या? कम उत्पादन गुणधर्म आया क्या? नहीं आया। अधिक उत्पादन गुणधर्म आया क्या? नहीं आया। और बीज का एक नई चीज़ पैदा हो गई वहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये समान गुणधर्म वाला नहीं होता है, जबकि ये समान गुणधर्म वाला होता है। आगे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कलम के द्वारा। कलम का मतलब होता है कोई भी पौधे की एक टहनी, कुछ भी ले सकते हैं। जैसे पत्ती कलम है तो पत्ती भी ले सकते हैं, टहनी ले सकते हैं, जड़ ले सकते हैं। किसी के भी द्वारा हम क्या कर सकते हैं? इसके अंदर यहाँ पर कलम लगा सकते हैं। ठीक है, और कलम लगा कर क्या करते हैं? एक नया पौधा तैयार कर लेते हैं। जैसे आप लोगों ने सामान्य रूप से देखा होगा, सहतूत का जो पादप होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं? वर्षा का जैसे मौसम स्टार्ट होता है हम क्या करते हैं? उसके अंदर
उसके अंदर हम करते हैं कि उसकी एक टहनी निकालते हैं और टहनी निकाल कर हम भूमि में लगा देते हैं। कुछ समय बाद में उसमें जड़ें निकल आती है और जड़ें निकलने के बाद में हम उस पौधे को नए स्थान पर स्थापित कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर वानस्पतिक प्रवर्धन में किसी प्रकार की कोई भिन्नता नहीं उत्पन्न हो सकती, क्योंकि इसमें क्या होता है, उसी कोशिका के द्वारा नया पौधा तैयार होता है, क्योंकि इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके कारण गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके अंदर विशेषताएं उत्पन्न होती है। यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं है? नहीं आया तो भी अच्छी बात है और आ गया तो भी अच्छी बात है। आप कमेंट करके हमें बता सकते हो कि हमें समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, इसके बाद में अगली जो विशेषता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, ये लंबे समय के बाद में फलन देता है। ये लंबे समय के बाद फलन देता है तथा इसका आकार अनियमित होता है। इसका आकार कैसा होता है? अनियमित होता है। अनियमित का मतलब इसको नियंत्रित करने के लिए अधिक व्यय होता है। क्या होता है? अधिक व्यय होता है। यहाँ पर हम बात करें, जबकि इस पादप का आकार छोटा होता है, इस पादप का आकार छोटा होता है तो खर्चा कम होता है, जबकि इसमें खर्चा ज़्यादा होता है। तो इसकी हानियाँ हो गई। ठीक है, इसमें और इसकी यदि हम हानि देखें, इसका आकार छोटा होता है, ये तो क्या हो गया? लाभ हो गया। यदि इसकी हानि देखें, देखो मैं दोनों चीज़ें साथ साथ लेके चल रहा हूँ। इसका आकार अनियमित होता है, यानी कि बहुत बड़ा होता है। जैसे हम बीज वाला पौधा लगाते हैं तो बहुत बड़ा हो जाता है, जबकि आजकल हम पौधा लेकर आते हैं तो छोटे छोटे पौधे ही फलन देते हैं। तो इसका मतलब आकार क्या होता है? इसका नियमित होता है, छोटा होता है, जबकि इसका अनियमित होता है। यहाँ पर इसकी हानि देखें तो ये जो पौधे होते हैं, ये जो पादप होते हैं, ये पादप जैविक व अजैविक शक्तियों के प्रति कम सहनशील होते हैं। कम सहनशील कैसे? जैविक और जैविक क्या होता है? तो यहाँ पर हम जैविक और अजैविक के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आप इसके बारे में थोड़ा सा प्रयास कीजिए ढूंढने का कि जैविक क्या होता है, जैविक क्या होता है। ठीक है, देखो ये चीज़ें बिल्कुल सिंपल चीज़ हैं। इस चीज़ को आप ढूंढोगे तो आपको थोड़ा सा पढ़ने में इंटरेस्ट बनेगा। आपको आता है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। ठीक है, कल के जो अगला वीडियो होगा उसके अंदर हम कल इसकी चर्चा करेंगे। शक्तियों के प्रति क्या होते हैं? कम सहनशील, जबकि ये क्या होते हैं? अधिक सहनशील। ठीक है, कैसे होते हैं? अधिक सहनशील किसके प्रति? जैविक व अजैविक कारकों या शक्तियों के प्रति। ठीक है, जैविक और अजैविक शक्तियों के प्रति क्या होते हैं? ये अधिक क्या होते हैं? सक्षम होते हैं। कौन सा? बीज द्वारा जो प्रवर्धन हो रहा है वो क्या होता है? अधिक सक्षम होता है, जबकि ये सक्षम नहीं होता है। आगे देखते हैं हम। आगे है कि जो बीज वाला पौधा है वो यहाँ पर अधिक सहनशील जैविक अजैविक शक्तियों के प्रति, जबकि ये जो पादप होता है ये क्या होता है? जैविक अजैविक शक्तियों के प्रति सहनशील नहीं होता है। अब इसकी एक और हानि देखते हैं कि इससे आनुवांशिक सुधार
नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको कि जो आनुवांशिक सुधार है वो केवल किसके द्वारा किया जा सकता है, बीज द्वारा जो प्रवर्धन होता है उसी में नई नई किस्में विकसित की जा सकती है। बीज द्वारा जो प्रवर्धन होता है उसी में नई किस्में विकसित करके क्या कर सकते हैं, हम आनुवांशिक सुधार कर सकते हैं, नई किस्में विकसित कर सकते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, और अपनी कॉपी और पेन आपके पास रहना चाहिए जिसको आप तुरंत नोट डाउन कर सकते हो। देखो, आपको पढ़ने का एक तरीका तो होता है कि आप पहले तो एक बार इस वीडियो को देखो कि लगातार ध्यान से देखो, फिर दोबारा स्टार्ट करो इसको और दोबारा स्टार्ट करके फिर नोट्स बनाना शुरू करो। तो आपके जो बीज द्वारा और वानस्पतिक प्रवर्धन के द्वारा जो हानियाँ थी वो कंप्लीट हो गई है। आपके सामने एक नया क्वेश्चन आया है कि जैविक शक्तियाँ किसे कहते हैं और अजैविक शक्तियाँ किसे कहते हैं। तो इसकी जानकारी आप हमें कमेंट करके बताओगे ताकि आपके पास एक क्वेश्चन रह जाएगा, तो आप क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करने की कोशिश करोगे तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा थोड़ा सा। और जैसे ऑफलाइन क्लास होती है तो उसमें तो क्या होता है, तुरंत क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तुरंत पूछ लिया जाता है कि समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते, आप कमेंट करके हमें बता सकते हो कि हाँ सर समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब देखो, यदि आप रेगुलर क्लास लोगे तो क्या होगा, इसके अंदर लगातार क्लास लेने पर आपको समझ में आएगा। ऐसे नहीं कि आज क्लास ले रहे हो 10 दिन बाद में क्लास ले रहे हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसके अंदर जो आपकी प्रवर्धन की विधियां हैं वो कौन कौन सी होती है। एक तो होती है बीज के द्वारा, बीज के द्वारा, इस विधि को हम लैंगिक विधि भी कह सकते हैं, लैंगिक विधि। कौन सी विधि कह सकते हैं, लैंगिक विधि कह सकते हैं। कौन सी विधि कह सकते हैं, लैंगिक। कौन सी विधि कह सकते हैं, लैंगिक विधि कह सकते हैं इसको। और एक होती है वानस्पतिक प्रवर्धन या इसको अलैंगिक विधि। कौन सी विधि, अलैंगिक विधि भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में बीज के द्वारा और वानस्पतिक भागों के द्वारा प्रवर्धन की जो क्रिया है, बीज के द्वारा प्रवर्धन और वानस्पतिक भागों के द्वारा प्रवर्धन, ये दोनों विधियों की चर्चा हम करेंगे। तो बीज द्वारा जो प्रवर्धन होता है उसे बीजू पौधा कहते हैं। बीज को हम सिंपल सी पिछले वीडियो में बीजू पादप होता है। बीज को हम क्या करते हैं, खेत में लगा देते हैं और क्या होता है, वो अंकुरित हो जाता है। अंकुरित होने के बाद में नया पौधा बन जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वानस्पतिक प्रवर्धन, कौन सा प्रवर्धन, वानस्पतिक प्रवर्धन। वानस्पतिक प्रवर्धन होता है वो आपका होता है 3 प्रकार से। कौन सा, सबसे पहले कलम। कौन सा, कलम के द्वारा, ठीक है। कलम होता है, कलम क्या होता है, कलम भी 3 प्रकार की होती है। कलम कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। आज हम कलम के बारे में पढ़ेंगे, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, जड़ कलम, तना कलम और पत्ती कलम। देखो, पत्ती कलम के बारे में तो मैंने अभी बताया था आपको कि वानस्पतिक जो प्रवर्धन है लैंगिक है, उसके अंदर मैंने बताया था पत्ती कलम क्या होता है, जड़ कलम क्या होता है और तना कलम क्या होता है, ठीक है। अब देखो, इसके अंदर जो जड़ कलम होती है, जो जड़ कलम होती है, इसके अंदर क्या करते हैं कि जो इसको इंग्लिश में बोलते हैं रूट कटिंग। क्या बोलते हैं, रूट कटिंग। इसको स्टेम कटिंग, इसको बोलते हैं लीव्स कटिंग, ठीक है। रूट कटिंग, स्टेम कटिंग और लीव्स कटिंग। यहाँ पर इसको बोल सकते हैं हम कटिंग। क्या बोल सकते हैं, कटिंग बोल सकते हैं इसको। क्या बोलते हैं, कटिंग बोलते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं जड़ कलम की,
रूट कटिंग की। जड़ कलम होता है कि किसी भी पौधे के जड़ वाले भाग में जड़ के द्वारा परिपक्व जड़। अब परिपक्व ऐसी नहीं कि 10-20 साल पुरानी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। परिपक्व जो जड़ होती है उसकी आयु कम से कम होनी चाहिए आपकी 6 से 12 माह पुरानी, यानी कि 1 वर्ष पुरानी होनी चाहिए अधिकतम। ठीक है। अब जो जड़ कलम है इसकी लंबाई होनी चाहिए 10 से 15 सेंटीमीटर। कितनी होनी चाहिए लंबाई एल पॉइंट लगा दिया है मैंने, लंबाई हो गई, लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए इसकी। और इसकी मोटाई 0.1 से 1.0 सेंटीमीटर मोटाई होनी चाहिए। मोटाई लगा दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है। तो लंबाई कितनी रखनी है हमें, 10 से 15 सेंटीमीटर लंबाई रखनी है, और जो मोटाई है वो रखनी है 0.5 से 1 सेंटीमीटर मोटी होनी चाहिए। और जड़ की जो आयु होनी चाहिए वो कितनी, 6 से 12 माह के बीच की आयु होनी चाहिए। तो इसको हम क्या करते हैं, भूमि में लगा देते हैं। कहाँ पे लगा देते हैं, भूमि में लगा देते हैं। किस में लगाते हैं, भूमि में लगाते हैं। और भूमि में लगाने के बाद में क्या करते हैं, लगातार क्या करते हैं, इसके सब पास में जल की सिंचाई करते रहते हैं। जल की सिंचाई करते हैं तो क्या होता है, कुछ समय के बाद में क्या होता है, इसके अंदर जड़ें निकल आती है। और जड़ें निकलने के बाद में हम क्या करते हैं, एक नया पौधा बन जाता है। इसमें पहले जड़ का निर्माण पहले होता है, पत्ती का निर्माण पहले होता है, यानी कि पररोह का निर्माण पहले और जड़ का निर्माण बाद। जड़ का निर्माण कब होता है, बाद में होता है, और पररोह का निर्माण पहले होता है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, जड़ कलम। और ये अमरूद में की जाती है। किस में की जाती है, अमरूद में। ठीक है। गवावा जो होता है आपका, उसके अंदर, अमरूद के अंदर ये क्रिया की जाती है, जड़ कलम की क्रिया की जाती है। इसके बाद में स्टेम कलम, तो इसको उतार लेना आप। ठीक है। रूट कटिंग समझ में आया कि नहीं आया। स्टेम कटिंग होती है, वो 4 प्रकार की स्टेम कटिंग होती है। देखो, कठोर, काष्ठीय कलम, कठोर काष्ठ कलम, ऐसे लिख लो डायरेक्ट। काष्ठीय क्या लिखते हो, कठोर काष्ठ कलम। ये हो जाती है आपकी हार्डवुड कटिंग हो जाती है ये। इसके बाद में आपकी हम आगे बात करें तो मध्यम कठोर कलम लिख लो डायरेक्ट। या आप काष्ठ क्या लगाते हो, तो क्या हो जाएगा, मध्यम कठोर काष्ठ कलम। ये लो, काष्ठ भी लिख लो, चाहे इसे लिखना चाहो तो। देखो, ये सेमी हार्ड वुड कटिंग क्या हो जाएगा, सेमी हार्ड वुड कटिंग। ठीक है। तो इस प्रकार हम मध्यम कठोर कलम, काष्ठ कलम होती है। इसके बाद में हम बात करें जो तीसरी है वो क्या है, आपकी हो जाती है, तीसरी होती है कोमल काष्ठ कलम। ठीक है। कोमल काष्ठ सॉफ्ट वुड कटिंग। कौन सी हो जाती है, सॉफ्ट वुड कटिंग हो जाती है। और अगली जो है शाकीय कटिंग हो जाती है, शाकीय कलम। ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर इसको हार्ड वुड कटिंग बोलते हैं, इसको सेमी हार्ड वुड कटिंग बोलते हैं, इसको सॉफ्ट वुड कटिंग बोलते हैं। और ये होती है आपकी शाकीय कलम हो जाती है। ठीक है। और जो शाकीय कलम होती है इसको बोलते हैं आपका, यहाँ पर देखो, कठोर काष्ठ कलम, मध्यम कठोर काष्ठ कलम। ठीक है। और कोमल काष्ठ कलम। और इसके बाद में आपका अगला है
जो है आपका कोमल कास्ट कलम हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में हर्बेसियस कटिंग हो जाती है अगली लास्ट में। कोमल कास्ट और हर्बेसियस का हर्बेसियस कटिंग। अब देखो आपका यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ रही है, कठोर कास्ट कलम, मध्यम कठोर कास्ट कलम, कोमल कास्ट कलम और शाकीय कलम। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कठोर कास्ट कलम की। कठोर कास्ट कलम होती है, इसकी आयु होती है 12 माह। ठीक है, इसकी 9 से 12 माह आयु होती है इसकी 6 माह की आयु और इसकी 3 से 4 माह की आयु। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ रही है, ये पूरी 1 वर्ष पुरानी होनी चाहिए, ये कम से कम 9 से 12 माह पुरानी होनी चाहिए, ये 6 माह के आसपास पुरानी होनी चाहिए और ये कितनी होनी चाहिए, 3 से 4 माह। इनमें अंतर क्या होता है, इसमें पूर्ण रूप से लकड़ी का निर्माण हो जाता है, इसमें लकड़ी थोड़ी बहुत लकड़ी आधी लकड़ी बन जाती है और थोड़ी बहुत क्या होता है आपका मांसल भाग होता है। इसके बाद में हम बात करें कि कोमल कास्ट कलम सॉफ्टवुड कटिंग, इसमें 6 माह की आधी लकड़ी बन जाती है और आधी क्या होती है आपकी सॉफ्ट रहती है, कोमल रहती है, थोड़ी पत्तियां ज़्यादा होती है इसके ऊपर बहुत कम, इसके ऊपर मीडियम साइज़ और इसके ऊपर आधी बहुत ज़्यादा होती है इसमें, और इसमें तो बहुत ही ज़्यादा होती है, पूरा ही कैसा रहता है, ग्रीन रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब इसकी आगे की जो है क्लास में हम पढ़ेंगे इसको चारों को, कि जो कठोर कास्ट कलम होती है, मध्यम कठोर कास्ट कलम होती है, कोमल कास्ट कलम होती है, शाकीय कलम होती है, इसके बारे में आगे अगली क्लास में हम अध्ययन करेंगे। इस चीज़ को आप ध्यान से एक बार अपनी बुक में देखिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको आगे अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर ये बहुत सारे जो क्वेश्चन है, जैसे जड़ कलम का है, अमरूद का है, ये क्वेश्चन आपके जेट में आ चुका है। ठीक है, जड़ कलम का और तना कलम, पत्ती कलम का भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो आप जेट के हिसाब से भी थोड़ी तैयार रखिए, क्योंकि अभी जो समस्या चल रही है उसमें सभी के सामने ये समस्या उत्पन्न हो रही है कि जो अभी महामारी जो चल रही है उसके कारण सभी के सामने समस्या है। तो आप थोड़ी बहुत तैयारी करके भी आप यहाँ पर सिलेक्ट हो सकते हो, और इस प्रकार आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए, इसके जितने भी एग्जाम्पल है वो याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलो अब अगली क्लास में हम इसके आगे अध्ययन करेंगे, जो तना कलम है वो क्या है, पत्ती कलम क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है।